हेलो। हेलो। मैं ऑडिबल राहुल। Yes, you are. यस। हेलो। Yes, you are audible. हेलो। हेलो। एक मिनट यार, सेशन बस स्टार्ट करते हैं। तुम लोग बता दो प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी तुम्हारी, इंग्लिश और हिंदी? Whatever you are मिक्स comfortable. हाँ, मिक्स में पढ़ा हिंदी मिक्स। इंग्लिश। ठीक है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग पे लगा लेती हूँ। Already हाँ started. मैं ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो कल मैंने जितना पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग मैं एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिपीट तो मैं पूरा ही करूंगी, पर एक बार फिर भी तुम लोगों का रिवाइज भी हो जाए। देखते हैं, ठीक है। तो राहुल, तुम बताओगे मेरे को कि P2P प्रोसेस होता क्या है? परचेज ऑर्डर परचेज साइकिल होती है जिसमें परचेज रिक्वेस्ट से लेके परचेज ऑर्डर और इनवॉइस पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। कि और परचेज और प्रोक्योरमेंट में क्या डिफरेंस होता है? परचेज और और प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट तो उसमें तो रिक्वेस्ट भी होती है कि अगर आपको रिक्वेशन बनानी हो परचेज ऑर्डर की तो वो भी हम्म। करते हैं। बट परचेज ऑर्डर के लिए उसमें डायरेक्ट परचेज ऑर्डर होता है, उसमें रिक्वेजिशन नहीं आती। नॉट ओनली रिक्विजिशन। देखो मैं बताती हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परचेज ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो पूरा अप्रूवल मैकेनिज्म और मल्टीपल स्टेप्स से गो थ्रू करे, तो तुम करोगे प्रोक्योरमेंट। और जैसे और नॉर्मली जिसमें सिर्फ पीओ इन्वॉल्व है, सिर्फ तुम परचेज करोगे, गुड्स रिसीव करोगे, दैट्स ऑल, वो परचेज होगा तुम्हारा। तो ये दोनों का सिनेरियो क्या होता है, देखो सिनेरियो भी समझते हैं। तो जैसे अगर तुम कोई मशीनरी खरीद रहे हो, तो हम्म। जैसे तुम्हारा डेली का किसी से ट्रांजेक्शन हो रहा है कि किसी वेंडर से तुम डेली बेसिस पे कुछ परचेज कर रहे हो, तो तुम्हारा वो ट्रस्टवर्थी वेंडर है, तो तुम्हें उसके हम्म। लिए इतना मतलब अप्रूवल मैकेनिज्म से होके जाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली परचेज कर लोगे उससे। दैट इज हम्म। ए सिनेरियो। और एक होता है जो अच्छा। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का ही जो मतलब कुछ होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये रूल फॉलो करते हैं कि नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स ऐसे ही अक्वायर करे जाते हैं, तो तुम उसको अक्वायर करने के गुड्स अक्वायर करने के लिए पूरा प्रोसेस होना चाहिए, पूरे अप्रूवल मैकेनिज्म के थ्रू वो जाना चाहिए तुम्हारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो तुम वो प्रोसेस पूरा फॉलो करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। तो इसके जैसे प्रोक्योरमेंट का पार्ट है, तो हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले स्टार्ट होता है ये जो एंड टू एंड प्रोसेस होता है गुड्स अक्वायर करने का, टू पेइंग द वेंडर द पेमेंट्स। ओके, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, उसके की स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन है, लिख लेना किसी चीज पे, नोट हम्म। पैड बना लो या कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन होगा, फिर रिक्वेस्ट हम्म। फॉर कोटेशन होगा, फिर परचेज हम्म। अग्रीमेंट है इफ यू ऑप्ट दैट, अदरवाइज तुम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से डायरेक्टली परचेज ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल। प्लस फिर होगा तुम्हारा जो परचेज ऑर्डर का प्रोसेस है कि परचेज ऑर्डर को तुम पहले कंफर्म करोगे, फिर प्रोडक्ट रिसीट क्रिएट करोगे उसका, फिर इनवॉइस करोगे और फिर वेंडर पेमेंट जनरेट करोगे। ठीक है, हम्म। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ परचेज रिक्विजिशन, तो पहले परचेज इंक्रीज। रिक्विजिशन समझते हैं। हम्म। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन होता क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि परचेज रिक्विजिशन तुम क्रिएट कर रहे हो, या किस पर्पज से तुम परचेज रिक्विजिशन बनाते हो, बता एक बार बता रहा। बताऊँ मैं? हाँ तुम बता दो, खुशवंत तुम बता दो या राहुल तुम बता दो, कोई भी बता मैं बताता And हूँ। इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो एक दो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है फॉर्मली रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए कि अभी हमारे पास कोड्स अवेलेबल हैं। अगर नहीं होते
एक हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है गुड्स से रिलेटेड कि उसे कितनी क्वांटिटी कब उस स्टेट पे चाहिए। ठीक है, तो लेट्स जस्ट डिस्कस इट कि परचेज रिक्विजिशन एक्चुअल में क्रिएट करा क्यों जाता है। कि जैसे सपोज कर लो कि तुम, नॉर्मली क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू परचेज गुड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तब तक वेंडर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो इंटरनल कोई बंदा रिक्वेस्ट रेज करा, जैसे एक वेयर हाउस का बंदा है, एक परचेज का बंदा है, तो वेयर हाउस वाले को ऑफकोर्स पता रहेगा, बस उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है कभी भी कि वो परचेज कर ले डायरेक्टली गुड्स को, या फिर किस वेंडर से उसको ऑर्डर करना है। तो ये सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदों का अलग अलग काम होता है। तो वेयर हाउस का बंदा यस। सिर्फ रिक्वेस्ट रेज करेगा कि ये इस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक ओवर हो रहा है या इसको वापस स्टॉक करना है। तो वो एक इंटरनल रिक्वेस्ट रेज करेगा कि ये पर्टिकुलर गुड्स की इतनी क्वांटिटी हमें मंगवानी है। तो अब यस। फर्दर जो स्टेप्स होंगे वो परचेज रिक्विजिशन अप्रूवल, जो तुम्हारा चाहे परचेजिंग ऑफिसर होगा, मैनेजर होगा, वॉट, तो वो फर्दर प्रोसीड करेगा, चाहे वो आरएफक्यू से करे, और हो सकता है कि तुम्हारे पास एडवांस में डेटा है कि पर्टिकुलर इसी वेंडर से ये परचेज करना है, तो क्रिएट वही करे। जो फाइनल स्टेप होगा, जैसे तुम्हारा परचेज रिक्विजिशन से या तो तुम आरएफक्यू के थ्रू वेंडर वेंडर बिडिंग करोगे और वेंडर सिलेक्शन करके वेंडर का जो कॉन्टेक्ट होगा वो अवॉर्ड करोगे उसको। अदरवाइज तुम्हारा ये होगा कि डायरेक्टली तुम्हारे पास कोई वेंडर है और तुमने डायरेक्टली उससे पीओ क्रिएट कर दिया, दैट इज इट। यस। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या होगा, जो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि मतलब क्या, जब तुम्हारे पास न्यू का ऑप्शन ही नहीं आएगा, इवन तुम क्रिएट ही नहीं कर सकते परचेज रिक्विजिशन, तो वो क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे पास ऑप्शन, क्या रीजन है? यूजर असाइन करना पड़ेगा, यूजर वर्कर, असाइन नहीं होता था। यूजर को वर्कर असाइन करना पड़ेगा पर्सन। यूजर को पर्सन असाइन होना चाहिए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले वो, तो परचेज रिक्विजिशन से स्टार्ट करते हैं पहले क्रिएशन। अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप लोग ये? यस सर। सर। और एक और चीज मेरे को पूछनी थी, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है, अकाउंट्स पेबल और प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग, दोनों में क्या डिफरेंस प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग में मोस्टली प्रोक्योरमेंट एंड परचेस ऑर्डर का पार्ट आता है, वहीं पे अकाउंट पेबल में मोस्टली फाइनेंस पार्ट आता है। ठीक है, तो मतलब फाइनेंस पर्सन के लिए अकाउंट्स पेबल होगा, अकाउंट और पेबल होता है। सप्लाई, है ना, और सप्लाई चेन के लिए जो प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग का है। और ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं। अभी मेरे पास न्यू का ऑप्शन नहीं इनेबल है, तो मैं क्या नेविगेट करूं और कैसे इसको पर्सन असाइन करूं? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पैरामीटर्स सिस्टम एडमिन, गो टू यूजर, एडमिनिस्ट्रेशन। सेलेक्ट चारू शर्मा। यस। तो मेरे यूजर पे पर्सन असाइन नहीं है, इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैं इसको पर्सन असाइन करती हूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, राइट? यस। और ऑल्सो वन मोर थिंग, कि ये जो मेरा पर्सन है, अगर ये पर्सन सपोज कर लो मेरे को डीईएमएफ में परचेज रिक्विजिशन बनानी है, बट इस पर्सन का एम्प्लॉयमेंट ही, जो एडम थॉमस है अपना यूजर, इसका एम्प्लॉयमेंट अगर यूएसएमएफ में है और मेरे को जो परचेज रिक्विजिशन है वो डीईएमएफ में क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी? उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर असाइन करना होगा यस। ठीक है। एचआर मॉडल के थ्रू। यस। चलो ठीक है, फिर ये मेरा डीएमएफ पे है यूजर, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं परचेज रिक्विजिशन के साथ ही।
एक ये वाला ऑप्शन भी देखना, रिप्लेनिशमेंट होता है यूजुअली, इसको मतलब डिफॉल्ट करा जाता है कंजम्पशन पे। कंजम्पशन नॉर्मली तुम यूज करोगे कि तुम्हें जब इसका आउटपुट हमेशा पीओ ही होना चाहिए। लाइक अगर तुम रिप्लेनिशमेंट यूज करते हो तो ये मास्टर प्लानिंग से रिलेट करेगा, और कंजम्पशन जो तुम्हारी नॉर्मली, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होगा कि रिप्लेनिशमेंट तुम्हारी इन्वेंट्री से रिलेट करेगा, और जो मास्टर प्लानिंग के थ्रू तुम्हारी ऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें तुम रिप्लेनिशमेंट लोगे, और अदरवाइज तुम कंजम्पशन लोगे, वो तुम्हारे ऑफिस सप्लाईज हो सकती है या फिर तुम्हारी इन्वेंट्री, दोनों हो सकती है। इसलिए हमने कंजप्शन ही लिया है अभी एक बार। एक बार वापस से एक्सप्लेन करना। ये रिपीट करना। हाँ, कंजप्शन कंजम्पशन को तुम यूज करते हो मेजरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफॉल्ट कर दिया जाता है ये परचेजिंग पॉलिसीज के थ्रू। ये मैं तुम्हें अलग से बताऊंगी जब परचेजिंग पॉलिसीज पढ़ाऊंगी। कंजप्शन का मतलब होगा कि तुम्हारी जो जो परचेज रिक्विजिशन है वो तुम किस पर्पस से क्रिएट कर रहे हो, इसका नाम ही ये है रिक्विजिशन पर्पस। तो तुम्हारा पर्पस डिफाइन करता है कंजप्शन, कि तुम रिक्विजिशन क्रिएट कर रहे हो कि ऑफिस सप्लाईज के लिए, तुम्हारे इंटरनल पर्पस के लिए है या फिर तुम्हारे बिजनेस पर्पस के लिए। कंजम्पशन का जो ऑप्शन है वो तुम दोनों के लिए यूज कर सकते हो, तुम्हारी इंटरनल ऑफिस सप्लाईज के लिए भी यूज कर सकते हो और तुम्हारी इन्वेंट्री के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब तुम रिप्लेनिशमेंट यूज करते हो तो रिप्लेनिशमेंट तुम्हारा होना चाहिए मास्टर प्लानिंग के थ्रू। जब हम प्रोडक्ट्स बनाते, कुछ भी परचेज ऑर्डर्स वगैरह बनते हैं हमारे, उसके अंदर रिप्लेनिशमेंट यूज होता है, और उसका आउटपुट परचेज ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। बट कुल मिला के वो डिमांड पूरी करनी होती है उसमें, प्रोडक्शन भी बन सकता है इससे। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा जब तुम कंजम्पशन लेते हो यहाँ पे, तो इसका जब आउटपुट बनेगा वो हमेशा परचेज ऑर्डर ही बनता है। बट अगर तुमने यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट लिया है तो तुम्हें एक मास्टर डेटा क्रिएट करना पड़ेगा मास्टर प्लानिंग के अंदर, और उससे फिर आउटपुट जनरेट होंगे, या तो प्रोडक्शन ऑर्डर होगा या परचेज ऑर्डर होगा या ट्रांसफर ऑर्डर होगा। कुल मिला के हम लोगों को उसके मतलब किसी भी ऑर्डर के थ्रू इन्वेंट्री लानी होगी फिर। इसमें अगर कंजम्पशन यूज करो देन द आउटकम आउटकम विल बी ओनली पी। ठीक है, नोट्स बनाना इसके, अदरवाइज मैं शेयर करूंगी। आया कुछ समझ में या वापस एक्सप्लेन करूं? लाइक कोई लैपटॉप परचेज किया आपने हाँ। पीआर के थ्रू, हम्म। तो अब उसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, और वहीं पे आपने उसको परचेज करके अगर कंजप्शन सेलेक्ट किया है ऑप्शन, और वहीं हम्म। पे अगर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप उसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके किसी और को सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं, कुछ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट कि जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि अगर परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर रहे हो कि तुम्हें परचेज गुड्स अक्वायर करने हैं, राइट? तुम्हारी कंपनी में किसी हम्म, चीज का स्टॉक नहीं है या वॉट एवर द रीजन इज, तुम्हें गुड्स अक्वायर करना है, दैट इज इट। तो तुम्हें अगर हम्म। गुड्स अक्वायर करने तो तुम क्या करोगे? तुम नॉर्मल सिनेरियो बताओ मुझे कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हें गुड्स चाहिए तो। पहले मैं रिक्वायरमेंट देखूंगा मेरे को कौन कौन सी गुड्स चाहिए, उसकी पीआर रेस करूंगा। अल्टीमेट तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा? तुम परचेज करोगे, पीओ बनाओगे, हाँ हाँ। है ना? पीओ बनेगा। तो इसके थ्रू क्या है, कंजम्पशन अगर तुमने ऑप्शन चूज करा है तो तुम्हारा जो परचेज रिक्विजिशन का आउटपुट है वो सिर्फ पीओ हो सकता है। इसके बाद जैसे तुमने परचेज रिक्विजिशन अप्रूव होगा तो तुम्हारा आउटपुट क्या निकल रहा है? अभी परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहा है ना डायरेक्टली। यस। हाँ। तो जब रिप्लेनिशमेंट से करते हैं तब उसका आउटपुट जो है प्रोडक्शन ऑर्डर भी हो सकता है, ट्रांसफर ऑर्डर भी हो सकता है, और परचेज ऑर्डर भी हो सकता है, वो तुमसे ऑप्शन मांग लेगा उसमें। हम्म, ठीक है, बस उसमें भी ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का ही काम है ना। डिमांड के ऊपर ही तुम सप्लाई करोगे तो पर वो ऑप्शंस तुम्हें मिलते हैं कि, पर वो पूरा मास्टर प्लानिंग के थ्रू होता है। दो अलग अलग ऑप्शन है, दो अलग अलग मॉड्यूल्स के इंटीग्रेशन है इनमें। तो मास्टर प्लानिंग वाला मैं बाद में बताऊंगी, पहले कंजम्पशन के थ्रू पढ़ते हैं। और तुम्हारे शायद जो तुम इन्वायरमेंट यूज करो उसमें कंजम्पशन को डिफॉल्ट कर दिया गया, तो तुम कंजम्पशन ही यूज कर सकते हो उसमें। ये परचेज पॉलिसीज में चेंज होता है, बताऊंगी ये भी डिटेल में। तो अभी एक बार के लिए प्रोसेस देंगे। हम्म। सॉरी, मैं बीच में स्टॉप करूंगा। अभी के लिए आप लोग इतना याद रख लो, कंजम्पशन जब भी हम परचेज रिक्विजिशन पे डालते हैं तो आपका फाइनल आउटपुट रिजल्ट होगा परचेज ऑर्डर। तो उस यस। परचेज रिक्विजिशन से आपका जब भी आरएफक्यू बने, कुछ भी बने, फाइनली वो बनाएगा परचेज ऑर्डर। अच्छे से होगा। यस। और दूसरे से आपका, आप अभी डिटेल में मत जाओ बट वर्बली वैसे याद कर लो कि दूसरा जो ऑप्शन लेते हो आप, क्या ऑप्शन है दूसरा, सेकंड ऑप्शन चारू? रिप्लेसमेंट। रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेसमेंट।
ठीक है। हाँ, रिप्लेनिशमेंट replenishment, हाँ, जब भी आप लेते हैं तो उसमें आउटकम आपका परचेज ऑर्डर हो सकता है, प्रोडक्शन ऑर्डर हो सकता है और ट्रांसफर ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, हम वो डिटेल में बाद में जाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर क्या होता है, ट्रांसफर ऑर्डर क्या होता है, बट अभी याद रखने Yes. के लिए आप ये इतना अपना एक मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए Yes. रिज्यूम करिए। जब कल हम लोगों ने देखा था तो हमारा जो रिक्वेस्टर था वो यूएसआरटी लीगल एंटिटी से था, तो ये बार बार लीगल एंटिटी चेंज हो जा रही थी ना। यस तो वो यूजर, क्योंकि वो जो जो मेरा पर्सन था वो यूएसआरटी का एम्प्लॉयमेंट USRT था में। उसके पास। हाँ, ठीक है। चारों इन लोग को थोड़ा नेविगेशन एक्सप्लेन करो आप, है ना, क्योंकि इनको नहीं मालूम है हेडर कब देख रहे हैं, लाइन कब देख रहे हैं। वो कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए, इनको स्क्रीन प्रॉपर समझ में आना चाहिए ओके ओके, कि बटन्स ठीक है। किसके लिए हैं, हेडर के लिए हैं कि लाइंस के बटन कहाँ पे हैं, हेडर के बटन कहाँ हैं, हेडर कैसे दिख रहा है, ये फील्ड दिख रहा है, ये आपका लाइन से आ रहा है, हेडर से आ रहा है ना। हाँ ये हाँ थोड़ा स्क्रीन एक्सप्लेन करिए पहले इनको। हाँ, तो जैसे वैसे मैंने एक बार कल बताया था हेडर और लाइन का, बट एक बार बताती हूँ। लाइन लाइन में किस चीज की डिटेल्स हम लोग फिल करोगे? जस्ट मतलब लाइन, अगर तुम लाइन पे नेविगेट करो तो वहां तुम किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दोगे? आइटम Item से से रिलेटेड। आइटम से रिलेटेड, और हेडर हुआ अगर तो फिर हेडर में वेंडर से रिलेटेड। वेंडर से वेंडर, रिलेटेड। ठीक है। तो हेडर पे होगा जो वेंडर हुआ या कस्टमर हुआ उससे रिलेटेड डिटेल्स होगी हेडर पे फिल, और लाइंस पे हमेशा आइटम से रिलेटेड डिटेल्स फिल होती है। तो इसमें प्रोक्योरमेंट जो भी फील्ड मैंडेटरी है उसके लिए यहाँ पे स्टार मार्क दे नोटिस करना, ठीक है। तो यूनिट हम्म। यूनिट मैंडेटरी और प्रोक्योरमेंट कैटेगरी मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट कैटेगरीज एन इंडिविजुअल टॉपिक अगर अभी एक्सप्लेन करना है तो अभी कर देती हूँ, अदरवाइज के पहले परचेज रिक्विजिशन का प्रोसेस समझ लो फिर डॉक्यूमेंट कैटेगरी पढ़ लो। ठीक है। जैसे किसी भी इसमें अभी के लिए अगर प्रोक्योरमेंट कैटेगरी की तुम्हें ले रहा है तो तुम्हें ऑफिस सप्लाईज के अंदर जो तुम्हारा आइटम होगा या जो तुमने इंडिविजुअली ऐड कर रखा हो, लेट मी शो यू। आप डुप्लीकेट टैप कर लो, बार बार नेविगेट मत करो, डुप्लीकेट रखो तो डुप्लीकेट टैब में दिखा दो। हाँ, डुप्लीकेट ही है ये भी। डॉक्यूमेंट कैटेगरीज मेजरली इसलिए यूज आती है कि तुम सर्विस प्रोडक्ट्स बाय करने या नॉन स्टॉक प्रोडक्ट्स यूज करने बाय करने तो डॉक्यूमेंट कैटेगरीज के थ्रू करे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये कंटेंट करता है ग्रैंड पेरेंट नोड होता है, एक एक पेरेंट नोड होता है, एक चाइल्ड नोड होता है इसमें, ठीक है। ठीक। इसमें भी प्रोडक्ट ऐड करे जाते हैं वेंडर्स डिफॉल्ट सेटअप के लिए और एक अप्रूवल के लिए। जैसे वर्कफ्लोज क्रिएट हो रहे हैं तो वो कैटेगरी बेस्ड वर्कफ्लोज होते हैं। तो जैसे इसमें तुम कैटेगरी लेते हो तो तुम्हें जो भी कैटेगरी दी है उसके लिए इंडिविजुअल नेविगेशन होगा कि अप्रूवल किसको राउट होना चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर पर्सन के पास अप्रूवल रूट होगा। कि मैंने जैसे इसमें 4 कैटेगरीज है, नोटिस करना। एक कॉर प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज होगी, फिर ऑफिस एंड डेस्क एसेसरीज होगी। तो इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग पर्सन को दे रखी है अप्रूवल के लिए अथॉरिटीज। तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली उसी पर्सन के पास रूट हो, इसलिए भी ये डॉक्यूमेंट कैटेगरीज बनाई जाती है। और एक होता है कि स्पेंड एनालिसिस के लिए, कि तुम्हारा जैसे ऑफिस एंड डेस्क एसेसरीज है, अब इसमें ये जो बाकी कैटेगरीज है ये तुमने बाय करा तो तुम्हें पहली चीज तो इंडिविजुअली इन सबके लिए अलग अलग अप्रूवर नहीं देना पड़ा, सिर्फ एक इसी को अप्रूवर दे दिया कि वर्कफ्लो में असाइन कर दिया कि ऑफिस एंड डेस्क एसेसरीज को पर्टिकुलर पर्सन, कंसर्न पर्सन ये है एक्स वाई जेड, ये अप्रूव करेगा। फिर एक हो गया तुम्हारा जब तुम स्पेंड एनालिसिस करते हो तो तुमने चेयर्स ले लिया, हाईलाइटर्स ले लिया, सीजर्स ले ली, सब कुछ ले लिया, तो एंड में ये सम बताएगा कि ऑफिस एंड डेस्क एसेसरीज पे इतना स्पेंड हुआ है
और जो कॉर प्रोक्योरमेंट कैटेगरी है इसका इतना एक्सपेंड हुआ है, तो ये एनालिसिस के पर्पज से भी होता है। और मेजरली जब तुम डिफाइन करते हो तो सर्विस आइटम्स और या फिर सर्विसेज और नॉन स्टॉक्ड आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज का यूज होता है। और इसमें 3 तरीके के नोड होते हैं, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड नोड। नॉन स्टॉक मीन्स नॉन स्टॉक जो जो सर्विसेज नहीं होती, जिनको स्टॉक नहीं किया जाता, जैसे तुम्हारा आइटम है, तो आइटम जैसे सपोज कर लो फोन है, तो वो तो तुम्हारा स्टॉक्ड आइटम है, पर फोन की सर्विसिंग करवा रहे हो तो दैट इज नॉन स्टॉक्ड आइटम, तुम उसको स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे मेंटेनेंस का ले लो, क्लीनिंग है, क्लीनिंग तुम स्टॉक नहीं कर सकते, पर ओके तुम बॉटल्स वगैरह, बैग्स वगैरह इनको स्टॉक कर सकते हो। तो स्टॉक्ड और नॉन स्टॉक्ड आइटम आइटम मॉडल ग्रुप में पड़े। ठीक है। ओके तुम्हारा यूनिट भी तुम्हें डिफाइन करना होता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट तुम्हें बाय करना है यूनिट क्या है, उसका पीसेज है, ईचेज है या कितने हैं वो। और प्राइजेस नॉर्मली डिपेंड करता है, सिनेरियो होता है तुम्हारा प्राइस का, बट एक्सपेक्टेड कॉस्ट सपोज कर लो मेरा 800 है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट मेरा 800 है पर चेयर। और वेंडर डिटेल्स मैं अभी नहीं ले रही। रिक्विजिशन का रूल है कि जब तुम वर्कफ्लो सबमिट कर देते हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ओके, तो वर्कफ्लो सबमिट करते हैं। 1 मिनट चार कर दिया हाँ, है कि सबमिट? नहीं नहीं नहीं। ये जो यहाँ जो बटन्स है ना, जैसे ये ऐड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा हाँ ये हाँ हाई लेवल फाइनेंशियल से इन्वेंट्री है, ये क्या है? ये बटन्स हैं, ग्रुप हैं, नेविगेशन, चाहे इनको बटन्स नहीं माने, को मालूम होना चाहिए बटन्स किस लिए हैं, और ऊपर के बटन्स और नीचे के बटन्स में डिफरेंस क्या है? जब बटन ऊपर रिबन पे आ रहा है और बटन नीचे यहाँ पे आ रहा है, उनमें डिफरेंस क्या है? और ये बटन क्यों है? क्योंकि आपका फाइनेंशियल्स और इन्वेंट्री और ये वाले तो मिलते ही मिलते हैं, राइट? तो थोड़ा डायमेंशन से या वो चीजें यहाँ पे इनको बताइए। ओके ओके। तो ये जो होगा ये पूरा ग्लोबल लेवल का नेविगेशन होगा तुम्हारा। ये जो एक्शन पेन पे तुम्हारे ऑप्शन है ये ग्लोबल लेवल के होंगे, और ये जो लाइन के ऊपर जो दिए हुए ये लाइन आइटम्स है, तो इनके जो सेटअप्स है, इनके जो इनके अंदर जो डिटेल्स रहेगी या इनकी जो ऑप्शंस रहेंगे वो लाइन के लेवल पे शो करेगा ये डिटेल्स। जैसे पर्टिकुलर सपोज कर लो ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने सेलेक्ट करा और मेरे को अगर सेल्स टैक्स देखना है इसका, तो मेरे को ये पर्टिकुलर एक एक लाइन का दिखाएगा मुझे, जिस एक पर्टिकुलर लाइन की डिटेल्स, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, उन डिटेल्स को देखने के लिए मैं ये लाइन आइटम्स यूज करूंगी। लाइक ये वाला जो परचेज रिक्विजिशन है मैं कैटेगरी वाइज क्रिएट कर रही हूँ, तो ये कैटेगरीज कभी भी ऑन हैंड पे नहीं आती है। तो जैसे अगर यहाँ पे मैंने आइटम नंबर लिया होता, वो भी मैं करके दिखाऊंगी, आइटम नंबर लिया होता तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इन्वेंट्री से ऑन हैंड लिस्ट ओपन कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर आइटम की। और अगर प्रोक्योरमेंट कैटेगरी है तो नॉन स्टॉक्ड हुआ, ये कैटेगरी वाइज खरीदेंगे क्योंकि कैटेगरीज तो ऑन हैंड पे नहीं आ सकती, एक एक आइटम आता है उसमें, तो इसलिए इसका ऑन हैंड विजिबल नहीं है। तो ये लाइन आइटम से, तो लाइन से रिलेटेड डिटेल्स ये यहाँ देगा। और एक रीजन का ऑप्शन है हमारे पास, जो परचेज रिक्विजिशन में हम रीजंस लेते हैं कि किस रीजन से ये परचेज रिक्विजिशन रेज हो रहा है। तो रीजंस डिपेंड करता है, लाइक इस एनवायरनमेंट पे जो हमारा वर्क फ्लो क्रिएटेड है वो रीजन बेस्ड है, तो मैं इसमें रीजन ले रही हूँ, अदरवाइज ये इसको एंड ही करेगा डायरेक्टली। तो रीजन का ये स्पेसिफाई मैं कर रही हूँ। और लाइन डिटेल्स है, तो लाइन की जो आइटम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी वो हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स जो हमें फिल करनी है, लाइक अगर तुमने फिल करा कि यूनिट प्राइस 800 एक्सपेक्ट कर रहे हो बट 10% डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डिस्काउंट तुमने यहाँ फिल कर दिया। अगर रीजन हम लोग सेव करने के बाद अगर फिल कर रहे हो तो फिर ये वापस पॉपअप देगा इसका, तो ये प्रॉम्प्ट अपडेट रीजन का आएगा।
अगर अपडेट करना है देन वी कैन डू इट फ्रॉम हियर। वेंडर अकाउंट हम डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं, जो भी वेंडर का अकाउंट हम लोगों को लेना है, बट हम लोग आरएफपी के थ्रू देखते हैं एक बार। तो डिस्काउंट परसेंटेज लेना है, डिस्काउंट इन नंबर्स डायरेक्टली लेना है, तो वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। और जनरल कॉस्ट है उसका इसमें नॉर्मल जो जो डिटेल्स हमने फिल करी है मेजरली वही डिटेल्स यहाँ नीचे शो करेगी, बट कैटेगराइजेशन होती है, इसका क्लासिफिकेशन होती है कि वो जो ऊपर डिटेल्स फिल करी है वो कैसे क्लासिफाई हो रही है। जैसे जनरल टैब में क्या क्या आ रहा है, मेरा रिक्वेस्टर, ये परचेज रिक्वेजिशन रिक्वेस्टर कौन है, कौन रिलीज कर रहा है, उसका नाम आएगा। फिर स्टेटस, अभी ड्राफ्ट स्टेटस पे वो आएगा, डेट्स आएगी, रिक्वेस्टेड डेट, अकाउंटिंग डेट, रिक्वेस्टेड डेट होगी कि जैसे परचेज रिक्वेजिशन, ये रिक्वेस्ट बन कितनी तारीख को रखे, तो ये रिक्वेस्ट डेट होगी। बट अकाउंटिंग में मुझे अगर उसकी डेट 25 चाहिए कि नहीं, ये मेरे इसके जर्नल्स जो बन रहे हैं वो 25 के डेट के हिसाब से बनने चाहिए, तो मैं अकाउंटिंग डेट मेरी चेंज कर सकती हूँ। और ये बिजनेस जस्टिफिकेशन जो हमने ऊपर फिल करा था, नॉर्मल इसकी डिटेल्स, इनमें सारे ऑप्शंस के नेम तो मुझे भी नहीं पता है, बट टैक्स का मुझे पता है कि ये टैक्स ग्रुप इस पे अप्लाइड है, तो इसमें इस पर्टिकुलर टैक्स ग्रुप में हमारे जो सेटअप्स हैं वो है, तो टैक्स का अभी नहीं बताऊंगी। एड्रेस, ये ये एड्रेस बनेगा जो ऑर्गेनाइजेशन पे एड्रेस डिफाइंड है, कि हम पीओ क्रिएट करेंगी, इससे डायरेक्टली आउटपुट इसका पीओ है, तो वो पीओ से फिर हमारा डिलीवर गुड होना कहाँ चाहिए, तो वो एड्रेस यहाँ है, हमारी लीगल एंटिटी का एड्रेस। ठीक है। और अगर हमें एसोसिएट करना है इस पर्टिकुलर परचेज रिक्विजिशन को किसी प्रोजेक्ट से, कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए ही उसके रेफरेंस से हमें परचेज रिक्विजिशन रेज करना है, तो वो प्रोजेक्ट आईडी हम यहाँ फिल कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स भी होते हैं कि जो तुम्हारा वेंडर है उससे तुम्हें पर्टिकुलरली किसी स्टफ से रिलेटेड, जो हम बाय करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चनर्स हैं, तो वो उसका आंसर वेंडर खुद की साइड से फिल करके देता है, और हम उसको एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए इजी रहेगा। अगर ये जो आइटम हम खरीद रहे हैं ये फिक्स्ड एसेट का पार्ट है या नहीं है, फाइनेंशियल डायमेंशंस होती है, लाइक ट्रांजेक्शन्स को डिटेल्स में ट्रैक करने के लिए फाइनेंशियल डायमेंशंस का यूज होता है। जैसे सपोज करो तुम्हारी पांच पांच एंटिटीज है, तुम्हारा सपोज करो एक बिजनेस है तुम्हारा यूएस में एस्टेब्लिश्ड है, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स हैं, एक इंडिया में है, एक जर्मनी में है, और एक मान लो ओमान में या कहीं पे भी है। तो अगर तुम्हें उससे रिलेटेड, अब उनकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट्स होगी, और तुम्हें वो डिटेल में ट्रैक करनी है कि ये पर्टिकुलर परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हो रहा है, ये कौन से बिजनेस यूनिट में हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है, कौन से आइटम ग्रुप में हो रहा है, तो ये डिटेल में ट्रैक करेगा कि जब भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो लाइक बाइफरकेशन के लिए कि जैसे 001 ऐसे मान लो तुम्हारे इंडिया के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तुम्हारा ओवरऑल जो स्पेंड है वो तुम्हारा 5 लाख का है, लेकिन अगर मैंने फाइनेंशियल डायमेंशन का एक कॉलम डाल दिया कि जब भी कुछ परचेज हो रहा है तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का नाम डालो, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का तुम नाम डालोगे तो तुमने इंडिया से खरीदा तो तुम इंडिया डाल रहे हो, ओमान से खरीदा ओमान डाल रहे हो, तो हो सकता है कि इंडिया का 2 लाख है, ओमान का 1 लाख है, और जो मेरी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है वो मेरा और 2 लाख है। तो ऐसे करके वो बाइफरकेशन डिटेल्स में ट्रैक होगा। अदरवाइज तुम्हारे पास एक सम आएगा, एक कंसोलिडेटेड डेटा आएगा कि 5 लाख का खर्चा हुआ है, 5 लाख का एक्सपेंस है, और अगर मैंने उसमें मेरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का एक फाइनेंशियल डायमेंशन ऐड करा है, तो मुझे पता रहेगा कि इंडिया में 2 लाख स्पेंड हुए हैं, 2 लाख मेरे जर्मनी में हुए, और 1 लाख मेरा ओमान में खर्चा हुआ है। इसलिए ये डिटेल में ट्रैक करने के लिए तुम फाइनेंशियल डायमेंशन का यूज करते हो। और एक होगा इन्वेंट्री डायमेंशन, की तुम्हारी इन्वेंट्री आनी कहाँ है, कहाँ तुम्हें वो इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। जैसे तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, इसका आउटपुट होगा पीओ, फिर वो पीओ आना कहाँ चाहिए, तुम्हारी साइट और वेयरहाउस क्या होना चाहिए उसके लिए। ठीक है। और परचेज रिक्विजिशन का वर्कफ्लो इज मैंडेटरी स्टेप दैट विल नॉट स्किपेबल। अगर परचेज ऑर्डर है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, वर्कफ्लो इज
नॉट मैंडेटरी, बट अगर परचेज रिक्विजिशन बन रहा है तो वर्कफ्लो मैंडेटरी है। मेरी इंटरनल डिपार्टमेंट से मेरे को किसी ने रिक्वेस्ट रेज करी है कि चेयर्स खरीदनी है 10 क्वांटिटी में, 800 प्राइस एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वो अगर डिस्काउंट लगाते हैं तो ठीक है। अब ये जाएगा किसी परचेज के पर्सन के पास, जो भी कंसर्न पर्सन है, परचेज की अथॉरिटी जिसके पास है, उस पर्सन के पास ये पॉपअप जाता है इस चीज का, या फिर जो भी है, जैसे भी बिजनेस का फ्लो होता है वैसे ये वर्क करेगा। अब जैसे देखना, पहले ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ऑप्शन था ये ग्रीड आउट था, जैसे मैंने वर्कफ्लो सबमिट करा है तो ये मेरे पास ऑप्शन इनेबल होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन नेविगेट कर दे। वहाँ सेलेक्ट प्लान नहीं किया सेलेक्ट था ना करनी वहाँ पे। पड़ेगी। हाँ यहाँ पे अब होगा। अभी हो गया 3 जैसे ही तुम्हारा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट हुआ है तो ये पॉपअप आया है कि सक्सेसफुली क्रिएटेड। अभी हम इस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को यहाँ से ही नहीं देख सकते क्या? हाँ, ये एक मिनट देख लेते हैं। ये जो डिटेल्स में तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का केस आया है। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन तुम्हारा इस पीआर से क्रिएटेड है उसका नंबर यहाँ है। ठीक, तो यहीं से नेविगेट करते हैं। इस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का, नॉर्मली अगर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हम मतलब मैन्युअली तुम लोग बना रहे हो तो उसका आउटपुट तुम डिसाइड करोगे कि एक मिनट में बताती हूँ। जैसे अगर मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मैन्युअली इंडिविजुअली क्रिएट कर रही हूँ तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे परचेज ऑर्डर होना है या परचेज अग्रीमेंट होना है। ठीक है, बट जब हम डायरेक्टली परचेज रिक्विजिशन से आरएफक्यू बनाते हैं और आरएफक्यू से फिर वो डायरेक्टली पीओए बनेगा, उसका आउटपुट हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली पीओए क्रिएट करता है वहां पे। और अगर हमें परचेज अग्रीमेंट बनाना है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से तो फिर हम इंडिविजुअली नेविगेट करके पहले रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाएंगे और फिर परचेज अग्रीमेंट। ठीक है, आउटपुट यहाँ से डिसाइड होगा। और एक और पॉइंट, परचेज रिक्विजिशन का ऑप्शन है बट ये जब भी चूज करोगे तो एक एरर थ्रो होगी, और उस एरर का मीन मुझे तुम लोगों में से कोई बता दो कि ये एरर क्यों आ रही है, क्यों मुझे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के पेज से मैं परचेज रिक्विजिशन क्रिएट नहीं कर पा रही, जबकि ये मुझे परचेज अग्रीमेंट क्रिएट करने दे रहा है, परचेज ऑर्डर भी क्रिएट करने दे रहा है। परचेज रिक्विजिशन इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है ना एक कंपनी के बीच में, यहाँ पे वेंडर से रिलेटेड डिटेल नहीं है। जो वेंडर इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। वेंडर इंक्लूड नहीं है, और जो परचेज रिक्विजिशन जो डॉक्यूमेंट है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो सबसे पहला स्टेप होगा, तो वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कोटेशन पे के कैसे बाद नहीं बनाओगे। बन सकता। यस, यस एग्जैक्टली। अभी इसमें ऑलरेडी ये कैटेगरी बेस्ड हमारा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, दो तरीके का बनता है, एक कैटेगरी का बनता है, एक आइटम का बनता है। अगर तुम आइटम सेलेक्ट करके आते वहां से, हमने वहां कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, रिमेम्बर। हाँ हाँ, तो प्रोक्योरमेंट कैटेगरी के थ्रू हमने वो बनाया, इसलिए यहाँ कैटेगरी आ रहा है। अगर आइटम से बनाओगे तो आइटम के थ्रू बनेगा। तो अगर एक पॉइंट है, अगर कभी भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का लाइन टाइप क्या क्या हो सकता है, तो आइटम भी हो सकता है और कैटेगरी भी हो सकती है। ओके, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी जो भी डिटेल्स हमने वहां पे दी थी परचेज रिक्विजिशन की, तो आइटम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हमारी सारी वहां थी, तो वो सारी तो ऑलरेडी पॉपअप हो ही चुकी है। हो गई। अब अब इसमें हमें
रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अगर रेज करना है तो रिक्वेस्ट करनी है कोटेशन की, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में Vendors- क्या डॉक्यूमेंट है, हम्म। क्या होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यूज होता है ना कि वेंडर से हमें बिडिंग करनी होती है कि वेंडर कितने टाइम में और कितने रुपए में हमें आइटम्स प्रोवाइड करा देगा। कोटेशन होता है, जैसे कोटेशन होता है नॉर्मल सिनेरियो बताते हैं। जैसे तुम्हारा एक बिजनेस है, प्राइस मेरी मान लो, अब तुम्हें उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, तो तुम मार्केट में जाते हो तो तुम जितने भी वेंडर्स हैं अवेलेबल, जो भी वो जो सामान बेच रहे, जो तुम्हें परचेज करना है, जो भी आइटम है, तो तुम उनसे कोटेशन तो मांगोगे कि भाई अपना अपना कोटेशन दो। उस कोटेशन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, उसमें प्राइजेस होगी, डिलीवरी टर्म्स होंगी, शिपिंग होगी, और डिस्काउंट्स होंगे, और पेमेंट टर्म्स भी होंगे कि कई कई वेंडर्स का ऐसा होता है कि हमें 15 डेज में पेमेंट चाहिए, किसी का 45 दिन का है, तो वो प्रेफर करोगे ना कि 45 दिन, ठीक है यार 45 दिन मेरी लिक्विडिटी का वो, हाँ 45 दिन का मुझे रहना चाहिए, तो वो प्रेफरेंस होती है अपनी अपनी। पर तुम कोटेशन मंगवाओगे तो ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, इसके नाम में इसका मीन है कि कोटेशन की रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो हम अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे किससे, वेंडर से करोगे, तो वेंडर Vendor सेलेक्ट से। होंगे कहाँ पे, जैसे अभी पहले एक Header पे। डिफरेंस दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो इसके प्रोसेस के सेंड का जो ऑप्शन है वो डिसेबल्ड है हमारे पास, पर Disable। जैसे ही मैं इसमें वेंडर सेलेक्ट करती हूँ तो वेंडर और कस्टमर की Process है। डिटेल्स हमेशा हेडर पे सिलेक्ट होती है, तो मैं हेडर पे नेविगेट करूंगी, और उसके बाद मैं वेंडर, जिन जिन वेंडर से Vendor मुझे select। कोटेशन मंगवाने हैं, जिन जिन वेंडर से मैं चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर वेंडर है मार्केट में, मुझे इससे अपनी प्राइजेस और डिलीवरी टर्म्स है, जो भी डिटेल्स है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मुझे जाननी है, तो मैं उन वेंडर्स को सेलेक्ट करूंगी और उनको ही कोटेशन की रिक्वेस्ट रेज करूंगी। हम्म। सपोज करो 2 वेंडर्स ले लेते हैं, ठीक है, अभी मेरे पास जो सेंड का ऑप्शन है वो इनेबल है। कहाँ दिया आपने, वेंडर कहाँ दिया चारू यहाँ पे? वेंडर Header हेडर में header जो पे। वेंडर टैब है, दिखाइए एक बार। हेडर पे वेंडर से वेंडर, हर वेंडर के लिए ऐड हो जाएगा, राइट? हाँ Yes। ठीक है। और एक मिनट, ये और क्या टैब्स हैं यहाँ पे हेडर में? ये बिडिंग गाइडेंस आइटम्स होते हैं। एक मिनट में सारा दिखाती हूँ। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे बहुत रहेंगे, लेकिन हाई लेवल क्या है, एक तो एड्रेस हो गया जो आपका वहीं से आ रहा होगा रिक्वेजिशन से, राइट? हाँ, इसमें मेनली देख फाइनेंशियल डायमेंशन है, वो जो मैं सिलेक्ट करूंगी रिक्वेजिशन पे वही यहाँ आ जाएंगे, और उसका रीजन अलग अलग होगा कि फाइनेंशियल डायमेंशंस क्या क्या, जिस मतलब जिस भी डिपार्टमेंट से, जिस भी बिजनेस यूनिट से क्रिएट हो रहा है, तो वो फिल कर दिया। क्वेश्चनर्स है ही, क्वेश्चनर्स जो मुझे, मैं चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उनका आंसर वेंडर करे, तो वो क्वेश्चंस मैंने ऐड कर देने, इनके अलग अलग प्रोसेस है। अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स मैंने कल बताया था, क्या होता है अमेंडमेंट? आपके आरएफक्यू में अगर कुछ चेंज करना है तो अमेंडमेंट होगा, यस, क्रिएट करना पड़ेगा। यस, अमेंडमेंट क्रिएट होता है। जैसे अभी मैंने सेंड नहीं किया, अगर मेरे सेंड करने के बाद अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, तो मैं अमेंडमेंट क्रिएट करूंगी, और उस टाइम पे मेरी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का स्टेटस अंडर अमेंडमेंट होगा। तो अमेंडमेंट का भी एक ऑप्शन देता है सिस्टम, और क्वेश्चनर्स का है, प्राइस और डिस्काउंट्स, जो भी मेरे टर्म्स ऑफ पेमेंट वगैरह है, सब कुछ ये वेंडर से आ रही है डिटेल्स, कि वेंडर मेरे कौन सी करेंसी में मेरे वेंडर्स डील कर रहे हैं, और उनका पेमेंट टर्म क्या है। पेमेंट टर्म भी इंडिविजुअल पॉइंट है एक अलग से पढ़ने का। और ये मेरा जिस एड्रेस पे मुझे आइटम्स चाहिए मेरा डिलीवर करवाना है मुझे गुड्स, वो, और ये मैं यहाँ पे मेरा वेंडर सेलेक्ट करूंगी, और एक बेडिंग बेडिंग गाइडेंस आइटम है, ये भी स्कोरिंग मेथड होता है इसमें, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। इसमें एक सॉलिसिटेशन टाइप यूज करा जाता है जब हम बनाते हैं, ये रहा एक सॉलिसिटेशन टाइप का फील्ड होता है, तो उसमें स्कोरिंग मेथड होता है। तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि लाइक मेरे को 4 क्राइटेरियाज मैंने दे दिए, 4 एस्पेक्ट है, क्वालिटी हो गया, डिलीवरी टर्म हो गया, और मोड ऑफ डिलीवरी हो वैल्यू। गया, और एक्सेट्रा एक
एक दो और ले लेती हूँ, तो मेरे को उसमें चाहिए कि मैं अपने वेंडर्स को 10 में से उसमें मार्क्स दूँ। तो स्कोरिंग होती है वो, तो वो अग्रीगेट के थ्रू जब हम कंपेयर करेंगे ना अभी लास्ट में रिप्लाईज, तो वहां पे भी देखना टोटल स्कोर का ऑप्शन आएगा, तो वो उसमें टोटल दिखाता है। तो वो हमें सॉलिसिटेशन टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, स्कोरिंग मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फिर मैं जैसे भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा उसका स्कोरिंग का, तो मैं उसमें स्कोर दूंगी कि 10 आउट ऑफ 8 दे दिया, और वो अग्रीगेट करके जो लास्ट में जब मैं कंपेयर करूंगी ना रिप्लाईज, तो वो दिखाएगा कि इतना इतना स्कोर है। तो जैसे 007 का 28 है और 111 का 25 है, तो मैं इस स्कोर के बिहाफ पे भी जज कर सकती हूँ कि मुझे किसको जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉर्ड करना है। ठीक है, ओके। इस साल। ये प्रॉम्प्ट आता है नॉर्मली कि आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि आपका लाइन टाइप में क्या डिटेल्स आपने फिल करी है वो सही है, और अगर नहीं है तो फिर यहीं से बैक करके फिर उसको मॉडिफाई कर दो। और जो दो दो वेंडर्स हमने सेलेक्ट करने, तो एक बार ब्रीफ के लिए देखो ये वाला हैज बीन सेंट टू वेंडर्स, तो यहाँ से एक पॉइंट निकालना कि हमने पहले रिक्वेस्ट रेज करी है, वेंडर्स को हमने बोला है कि अपनी कोटेशन भेजो। अब उनके प्राइजेस जो भी होगी या टर्म्स जो भी होंगे वो हमें नॉर्मली, ये तो हम ही पूरा प्रोसेस रन कर रहे हैं, बट अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो वेंडर के थ्रू आएगा। तो वेंडर ने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह, डिलीवरी टर्म्स, प्राइसिंग, डिस्काउंट सब कुछ फिल करके हमें फिर डिटेल्स भेजनी है। और अब जो नेक्स्ट पार्ट है, मैनेज रिप्लाईज, तो रिप्लाईज को मैनेज करने का काम है। ठीक है, तो रिप्लाईज तो ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारे पास भी एक मॉड्यूल होता है इसके लिए, वेंडर कोलाबोरेशन। तो वेंडर्स उसके थ्रू भेजते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वो कोई भी इंटीग्रेट करवा लेते हैं, वो अपना थर्ड पार्टी है, उसके थ्रू वो लोग रिप्लाईज भेजते हैं। अब जो भी रिप्लाईज आएंगे हम उसको मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सेटिस्फाई हो कि हाँ उन्होंने जो रिप्लाईज भेजे हम उससे सेटिस्फाई है, तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो सपोज अभी उनके प्राइजेस आए, यहाँ भी 0 प्राइस है, बस बिकॉज वेंडर इंटीग्रेटेड नहीं है हमारे सिस्टम के साथ। तो यहाँ प्राइस आती है इसके लिए मान लो 900 आया, 1000 आया, जो भी आया इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट RFQ रिप्लाई, और ये ऑप्शन हमारे पास सिर्फ तभी इनेबल होगा जब हम इसको सेटअप में इनेबल करते हैं। तो हमारे पास इसका सेटअप है, वेट, पैरामीटर। हाँ कल बताया था मैंने, क्या नेविगेट करना पड़ेगा हमें। Procurement and sourcing. Procurement and sourcing parameters. Request for quotation. रिक्वेस्ट फॉर Enable RFQ. तो हाँ, परचेजर, RFQ replies. reply. यस, परचेजर कैन एडिट वेंडर्स एक बिड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। जो हम्म। मैंने बताया था पैरामीटर्स टेबल होता है, उसमें एक ही रिकॉर्ड होता है। तो अब आप देख sir. पाओगे यहाँ पे कि अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये जितने भी सिस्टम में इस इलीगल एंटिटी के लिए या DEMF कंपनी के लिए जितने भी परचेज रिक्विजिशंस या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होगा, तो उसमें ये पैरामीटर हर एक रिक्वेस्ट फॉर कोट के लिए ये पैरामीटर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए एक कंपनी में ये हम एक ही बार सेट करते हैं इसको, हर एक परचेज रिक्वेशन परचेज फॉर कोट के लिए बार बार नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट फॉर कोट के लिए। ठीक है, एक बार कर दिया है, हर रिक्वेस्ट ऐसे चलेगा। तो ये सारी चीजें पैरामीटर्स में जा रही हैं। तो हमेशा पैरामीटर्स एक कंपनी के लिए एक ही बार कॉन्फ़िगर होता है, ये मल्टीपल नहीं होते। जैसे कस्टमर्स मल्टीपल होते हैं, वेंडर्स मल्टीपल होते हैं, लेकिन जो सेटअप्स एंड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये वन टाइम होते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर 1000 कस्टमर्स हैं तो सेम है, अगर आप 10,000 रिक्वेस्ट फॉर कोड भी बनाओगे, RFQ बनाओगे, तो ये सेम रूल उनके लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम रूल स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है सब? Yes, sir. चलिए ठीक है, सब कंटिन्यू करें। तो हमारा रूल हमने यहाँ पे ये स्पेसिफाई करा है कि जो वेंडर्स हैं उनकी बिड को परचेजर एडिट कर सकता है, तो परचेजर का रोल हमारा है यहाँ पे। तो ये इनेबल है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास जो RFQ रिप्लाई है ये इनेबल है, अदरवाइज ये ग्रेड आउट होता हमारे पास। ठीक है, तो मैं पहले इस 000251 को एडिट करते हैं।
जैसे ही मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी तो परचेजर इज अपडेटिंग आया, पहले पहले का स्टेटस भी नोटिस करना। मैं अभी प्राइस मॉडिफाई करती हूँ, 7, या तो प्राइस कर दो या तो डिस्काउंट कर दो, ठीक है। तो सपोज कर लो डिस्काउंट कर देते हैं 10% डिस्काउंट कर देते हैं, 800 रहने देते हैं पर डिस्काउंट कर देते हैं 10% का। और इसको करने के बाद हमें सबमिट करना है। ओके, ये डिस्काउंट अपडेटेड है। इसका कर देते हैं प्राइस अपडेट 750 पर। अगेन सबमिट। तो ऐसे करके जितने भी वेंडर्स हमारे पास है तो सबका अपडेट करके फिर सबमिट करना होता है इंडिविजुअली। अब इसमें डिपेंड करता है, जैसे हमने अभी यूनिट प्राइस चेंज करी है, अब इसमें हम डिस्काउंट भी कर सकते हो, डिलीवरी टर्म्स पूछ सकते हैं। कभी कभी हमने डिलीवरी टर्म्स कर दिए कि डेट अगर वेंडर दे रहा है कि 10 तारीख को मैं डिलीवर करूंगा, तो मैं 6 को चाहिए, तो तुम डेट्स भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके बाद हम जैसे दो दो या 5 जितने भी वेंडर्स तुम्हारे हैं उसकी सारी डिटेल्स अगर तुम्हारे पास सबके रिप्लाईज आ गए तो तुम कंपेयर रिप्लाईज करोगे फिर। ऑफ कोर्स नॉर्मल सिनेरियोज में, जनरल लाइफ में भी हम यही करते हैं कि 5 जिनों से कोटेशन मंगवाए या 5 जिन हमें रेट्स अलग अलग बताए तो सबको कंपेयर करेंगे ही। तो एक बार कंपेयर करेंगे फिर सब। तो ये जो दो वेंडर्स हमने लिए थे, तो दोनों वेंडर्स की डिटेल्स जो भी प्राइस पे वो हमें ऑफर कर रहे हैं, जो भी उनके ऑफर्स। और एक ये टोटल स्कोर का ऑप्शन हमारे पास है। तो टोटल स्कोर का जो मैंने सॉलिसिटेशन टाइप से स्कोरिंग मेथड बताया, तो उससे ये आता है, वो आता है अग्रीगेट आता है कि सब में हमने मिला के जितना भी मार्क्स हुआ है एंड में जितना भी नंबर आएगा वो 27 है, 30, 40, 50 वो यहाँ पे होगा। तो हम लोग कभी कभी प्राइस से जज करते हैं, समटाइम्स किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट प्राइस नहीं होती, किसी किसी का फोकस भी प्राइस नहीं होता। कई लोग ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल क्राइटेरिया में ये कितना स्कोर कर पा रहा है ये पर्टिकुलर वेंडर या क्वालिटी के हिसाब से। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार प्राइस से ही करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं अगर हेडर सेलेक्ट करूँ तो मेरा लाइन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। अभी नोटिस करना है ये एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रॉम्प्ट है अभी मेरे पास। और जस्ट आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस रिजेक्शन का प्रॉम्प्ट भी मतलब आता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये रिजेक्टिंग जो एक वेंडर को तुमने सेलेक्ट करा है उसका एक्सेप्ट का प्रॉम्प्ट आया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जितने भी तुमने रिजेक्ट किए, अगर लिस्ट में 5 वेंडर्स भी थे तो वो 5 की लिस्ट आएगी रिजेक्शन। ठीक है, तो हमारा ये वाला वेंडर 7200 प्राइस के ऊपर फिक्स हुआ है 10 क्वांटिटीज। 0707 हमारा वेंडर। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से हमने वेंडर सेलेक्ट करा है, तो ये वेंडर कहाँ पॉपअप हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। इसका रिजल्ट तुम कहाँ एक्सपेक्ट करते हो, ये कहाँ तुम देख पाओगे, ये कहाँ इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के थ्रू तुम सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करा था, हमने परचेज रिक्विजिशन रिक्विजिशन क्रिएट करा और उस रिक्विजिशन से हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे आए ना। तो ये वेंडर फिर ऑटोमेटिकली उसमें फैच होना चाहिए, दैट शुड बी द आउटपुट। अब देखते हैं कि उस रिक्वेस्ट उस परचेज रिक्विजिशन पे ये ऑटोमेटिकली वेंडर फैच करता है या नहीं। जो हमने वेंडर वहां सेलेक्ट करा था वो वेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपअप हो रहा है, ठीक है। अब इसका आउटपुट डायरेक्टली नॉर्मल सिनेरियोस ये है कि जब भी तुम परचेज रिक्विजिशन से आरएफक्यू बनाते हो तो उसका आउटपुट सिर्फ पीओ होगा। तो जैसे ही मैं वर्कफ्लो एक्सेप्ट करती हूँ, वर्कफ्लो मेरा अप्रूव होता है,
तो इसका डायरेक्टली ये पीओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, वर्कफ्लो रीअसाइन भी बता देते हैं। वर्कफ्लो मैंने रीअसाइन करा था यहाँ पे, हाँ जो ऑलरेडी किसी को एग्जिस्टिंग यूजर है, किसी को भी Exist- असाइन हुआ हो, तो वो वर्कफ्लो में जो जो कंडीशंस है तो वो वैसे ही रूट करता है, और वैसे डायनेमिकली रूट करता है कि किसको अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। तो हम रीअसाइन कर रहे हैं फॉर और पर्सनल पर्पस, टेस्टिंग पर्पस। बेस्ट प्रैक्टिस में ये कंसिडर नहीं होता है कि ऐसे विदाउट परमिशन। तो जब हम मतलब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे या किसी पे होते हैं तो ऐसे रीअसाइन नहीं होता, बट टेस्टिंग पर्पस के लिए अभी हम लोग एक बार ऐसे ही है। परचेज रिक्विजिशन की स्टेटस है, एक ड्राफ्ट होता है, फिर जब तक वर्कफ्लो कंप्लीटली अप्रूव नहीं होगा तब तक इन रिव्यू रहेगा। जब वर्कफ्लो अप्रूव होता है तो ये अप्रूव्ड में चेंज होगा, और जब इसका पीओ में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ये क्लोज में आ जाएगा। ये 4 स्टेटस होते हैं परचेज रिक्विजिशन के। कैंसल्ड भी तो होता है, कैंसल्ड, बजट रिजर्व्ड। अब वो कैंसिल, अगर वो डिपेंड करता है सिनेरियो क्या चल रहा है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मली हम जो सिनेरियो भी रन कर रहे हैं उसमें ये 4 स्टेटस है। ओके जैसे रिजेक्ट, अगर मैं वर्कफ्लो रिजेक्ट करूंगी तो फिर रिजेक्टेड स्टेटस होगा। अगर मैं परचेज रिक्विजिशन को ही कैंसिल करूंगी तो फिर कैंसिल्ड स्टेटस होगा। ओके। ठीक है, अभी देख लो और अभी असाइन का प्रोसेस क्या है नॉर्मली। ठीक है, ये असाइन को क्लिक करो। कि देख लो इसमें क्या क्या वर्कफ्लो में भी ऑप्शंस होते हैं। मेरे को डेलीगेट करना है किसी को, डेलीगेट मतलब जो मैंने अभी करा हो रीअसाइन को ही डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, डेलीगेट करना है, रिकॉल करना है, या वर्कफ्लो की हिस्ट्री मुझे चेक करनी है, अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, ये वर्कफ्लो के अलग अलग स्टेटस है। वर्कफ्लो इंडिविजुअल एक टॉपिक है, वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अप्रूवल कंप्लीटेड, वर्कफ्लो का जो लास्ट स्टेटस होगा वो अप्रूवल कंप्लीटेड यहाँ से चेक करेंगे। एक, तो हमारा स्टेटस होना चाहिए, तो हमारा स्टेटस अभी अप्रूव्ड है। ठीक है, तो पीओ डायरेक्टली बनने से, क्योंकि हमने वेंडर डिटेल्स दे रखी है।
अभी तक इसका पीओ क्रिएट हुआ नहीं। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है, वो नेविगेट करके एक बार चेक करते हैं। मे बी इसमें डिफॉल्ट सेटअप जो परचेजिंग पॉलिसी का एक ऑप्शन होता है, उसमें डिफॉल्ट सेटअप होते हैं कि ये रिक्विजिशन कैसे क्रिएट होगा और कैसे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो मे बी उसका सेटअप ऐसा होगा कि मैनुअल पीओ क्रिएट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। एक मिनट, वो मैं दिखाती हूँ अभी। पहले एक बार ये चेक करते हैं कि इसको कैसे पीओ में कन्वर्ट करेंगे हम। तो हमारे पास नेविगेट करेंगे अगर हम लोग, तो परचेज रिक्विजिशन के बाद अप्रूव्ड परचेज रिक्विजिशन प्रोसेसिंग और रिलीज अप्रूव्ड परचेज रिक्विजिशन। अगर हमारे जितने भी अप्रूव्ड परचेज रिक्विजिशन है वो सारे यहाँ शो होने लग जाएंगे। तो हमारा जो परचेज रिक्विजिशन था वो ये वाला है, 000731। तो ये यहाँ से हम लोग इसको रिलीज कर देंगे परचेज ऑर्डर। ये वाला ऑप्शन हमने कल देखा नहीं था, ये वाला भी ऐसे भी करके। अब इसमें वेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो डायरेक्टली रिलीज करोगे तो परचेज ऑर्डर बनेगा। ऑटोमेटिक परचेज क्रिएशन। तो वेंडर अकाउंट 0707 और परचेज ऑर्डर का नंबर ये। लेट्स जस्ट नेविगेट दिस। वैसे नॉर्मली लास्ट लिस्ट में लास्ट नंबर पे यही आता है जो हमारा रिसेंट क्रिएट हुआ, बट फिर भी तुम अपना नंबर वहां से कॉपी करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हुआ और इसकी डिटेल्स तुम क्रॉस वेरीफाई कर लो उसी डिटेल्स पे, और जो वेंडर से हमने जिस कंडीशन पे लिया था उसके बेस पे ये परचेज ऑर्डर बना है कि 10% डिस्काउंट हमने सेलेक्ट करा था और 7200 हमारा फाइनल नेट अमाउंट आना चाहिए। वो पॉइंट। एक और पॉइंट मैंने कल बताया था कि मॉड्यूल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मॉड्यूल्स किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है इसमें। D365 में सारे मॉड्यूल्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। तो सबसे पहले प्रोसेसेस आते हैं, उसके बाद इंक्वायरीज रिपोर्ट एंड उसके बाद पैच जॉब्स, उसके बाद सेटअप। ठीक है, और जो तुम्हारे सेटअप्स में सारे तरीके के जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो कौन से मेन्यू के अंदर होंगे। जो तुमने बोला है प्रोसेस एक्टिविटीज दैट विल बी कॉल्ड एज मास्टर डेटा, और जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे तुम्हारे वो सारे सेटअप के अंदर आएंगे। ठीक है, और इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट में सबसे पहले इंक्वायरीज होती है और फिर रिपोर्ट्स, जितनी भी सर्टेन रिपोर्ट्स होगी जो तुम्हारे मॉड्यूल्स के अंदर, तो वो सारी रिपोर्ट्स फिर ऐसे लिस्टेड करा गया। तो ऐसे इस मॉड्यूल को पूरे को लिस्ट बना स्ट्रक्चर किया गया। अभी हम लोग इसमें पॉलिसीज देखते हैं। परचेजिंग परचेजिंग पॉलिसीज होती है, ये लीगल एंटिटी स्पेसिफिक होती है हमेशा। तो इसमें अलग अलग सेटअप करे जाते हैं। तो रिक्विजिशन का कंट्रोल कैसे, कंट्रोल रूल डिफाइन करा जाता है। तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा जो मैनुअल होना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से जब तुम बना रहे हो, और परचेज रिक्विजिशन से जब तुम्हारा पीओ बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए या फिर वो मैनुअल होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इस पॉलिसी के ऊपर। ये दो रूल देख लेते हैं हम लोग। और हाँ, जो रिक्विजिशन का पर्पस मैंने बताया था ना, कंजम्पशन का और रिप्लेनिशमेंट वाला, वो भी देख लेते हैं।
ये पॉलिसीज में भी जब हम लोग नेविगेट करोगे तो पहले रिटायर करनी पड़ती है एग्जिस्टिंग पॉलिसी को, तब नई पॉलिसी में नेविगेट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखना, ये जो कंजप्शन होता है इसको डिफॉल्ट कर देते हैं बहुत लोग। अलाउ मैनुअल ओवरराइड जो फीचर्स है, इस पर्टिकुलर फीचर का नाम देख के समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने कंजम्पशन चूज करा है तो मैं अलाउ कर रही हूँ कि मैन्युअली कोई रिक्वेजिशन क्रिएट कर रहा है तो इस डिफॉल्ट सेटअप को ओवरराइड कर सकता है। अगर मैं इसको इनेबल और अभी यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट कर देती हूँ तो फिर तुम्हारा रिप्लेनिशमेंट ही रहेगा। एक ठीक है, अब अगर मैं ये सेटअप करती हूँ तो वहां पे रिप्लेनिशमेंट है और उसको तुम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिफॉल्ट सेटअप को ओवरराइड करने के लिए ये सेटअप है। यहाँ पे ये बुलियन इसलिए दिया गया है कि अगर मैं जो भी डिफॉल्ट सेटअप यहाँ कर रही हूँ उसको ओवरराइड कर सकता है मैन्युअली जो क्रिएट कर रहा है रिक्वेजिशन को, या नहीं कर सकता। तो ये पर्पस यहाँ डिफाइन करा जाता है। ये दोनों तीनों चीजें परचेजिंग पॉलिसीज के अंदर ही डिफाइन करी जाती है। और एक और बताती हूँ, एक मिनट, जो परचेजिंग पॉलिसी, अलाउ ओवरराइड करेंगे तो पॉलिसी के रूल्स को भी ओवरराइड कर देगा। हाँ पॉलिसी में तुम कुछ भी जैसे सेटअप में होता है तो सेटअप में भी तुम कुछ डिफॉल्ट सेटअप करते हो। ठीक है, तो उसमें भी कई कई बार होता है, जैसे परचेज ऑर्डर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें होता है एक्टिव चेंज मैनेजमेंट का एक ऑप्शन, तो उससे वर्कफ्लो इनेबल होता है। लेकिन अगर तुमने वहाँ जो बुलियन दिया हुआ है कि इसको ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सिस्टम तुम्हें वो कंट्रोल करता है उस चीज के लिए कि सिस्टम में अगर तुमने ये डिफाइन कर दिया कि इसको कोई ओवरराइड नहीं करना चाहिए, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, इस पे कोई मैनुअल जो क्रिएट कर रहा है तो मैनुअली उस चीज को ओवरराइड ना कर पाए, तो तुम उसको डिसेबल रखोगे कि ठीक है ओवरराइड नहीं करना चाहिए। मेरा मेरा ये है, मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कोई भी ओवरराइड ना करे। अगर तुम्हें ऐसा है कि ओवरराइड कर सकते कोई भी, तो तुम उसको इनेबल कर दो, तो जब भी कोई मैनुअली क्रिएट करेगा तो उसको ओवरराइड कर लेगा। ओके। ये वाला ऑप्शन देखना। अब इसका बोल रही थी मैं, तो जब भी परचेज रिक्विजिशन से कुछ भी बनाओगे ना तो ये मैनुअल क्रिएट परचेज ऑर्डर इनेबल था, इसलिए हम लोगों को मैन्युअली परचेज ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। जो डेव इन्वायरमेंट आप लोग यूज कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली, या फिर हो सकता है कि परचेजिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड ही ना हो, तो इसलिए डायरेक्टली बन रहा है। कल जब मैंने और राहुल ने चेक करा था तो वो बन रहा था ऑटोमेटिक। हाँ। तो ये ऐसे सेटअप्स होते हैं, ये डिफॉल्ट सेटअप्स होते हैं, तो इस वजह से सिस्टम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हम लोगों ने ये सेटअप्स कर रखे हैं। जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी वैसे ही सिस्टम बिहेव करेगा। तो परचेज ऑर्डर को प्रोसीड करें फर्दर, या फिर आज परचेज रिक्विजिशन और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन देखोगे। ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हम लोग मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। तो डिफॉल्ट आउटपुट तुम्हें क्या चाहिए, परचेज ऑर्डर चाहिए या अग्रीमेंट चाहिए? वो अग्रीमेंट तुम लोग चाहिए। अग्रीमेंट चाहिए तो अग्रीमेंट से क्रिएट करते हैं। ठीक है, साइट और वेयर हाउस ये भी बताएंगे। ट्रैकिंग डायमेंशन और स्टोरेज डायमेंशंस का पार्ट है। स्टोरेज डायमेंशंस होती है तुम्हारी साइट होगी, वेयर हाउस होगी, लाइसेंस प्लेट होगी, 5 टाइप्स की होती है, तो वो भी बता। जैसे ही हम लोग परचेज अग्रीमेंट या फिर तुम कोई भी स्पेसिफिकली वेट परचेज ऑर्डर ले रहे हो, परचेज ऑर्डर में ये तुमसे एक्सपायरेशन डेट नहीं मांगेगा, पर जैसे ही तुमने परचेज अग्रीमेंट लेना है यहाँ पे तो फिर ये सिस्टम तुमसे एक्सपायरेशन डेट एक्सपायरेशन। मांगने लगेगी। ठीक है, एक्सपायरी डेट, क्योंकि कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम वेंडर और सप्लायर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है होगा तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में होगा। पीरियड के। हाँ। ठीक है, तो पीरियड तो तो डिफाइन करना है, तो एक्सपायरेशन डेट इसलिए डिफाइन करनी पड़ेगी, इसलिए ये मैंडेटरी फील्ड है। और परचेज अग्रीमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं कि किस पर्पस पे हम लोग क्रिएट करें, तो ब्लैंकेट परचेज अग्रीमेंट है ये। ऐसा मान लो ये अगर हाँ, अगर ये तुम्हें क्रिएट करना है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से तुम्हें नहीं चाहिए और तुम्हें क्रिएट करना है, तो तुम व्यू डिटेल्स यहाँ पे जैसे ही तुम किसी भी फील्ड पे राइट क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये ऑप्शंस आएंगे और उनमें से जो व्यू डिटेल का ऑप्शन होगा उसमें जाके तुम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, न्यू पे क्लिक करोगे और क्रिएट कर पाओगे जो भी ऑप्शन चाहिए। ठीक है, ओके। अभी के लिए एग्जिस्टिंग से ही प्रोसीड करते हैं।
चलो पिछली बार कैटेगरी करा था, इस बार आइटम नंबर या कर लेते हैं। ये आइटम इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस पे आइटम ग्रुप डिफाइन नहीं है, आइटम ग्रुप का एरर थ्रो करेगा। हेडर नेविगेट करके वेंडर सेलेक्ट करते हैं। तो परचेज टाइप तुम्हारा यहाँ पे डिफॉल्ट है ऑलरेडी, परचेज ऑर्डर इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अभी भी रिक्विजिशन नहीं होगा बस। स्टेटस नोटिस करना, जो बिड की प्रोग्रेस होती है ना, सबमिटेड बाय परचेजर, अपडेटेड अपडेटिंग, परचेजर इज अपडेटिंग आता है एक और दिखाती है। नॉट स्टार्टेड, ठीक है, इसको नोटिस करना है स्टार्टेड। The purchaser is updated. कंपेयर सप्लाई सेम एज हाईएस्ट और लोवेस्ट स्टेटस भी देखना, अभी फ्रंट मेन पेज पे दिखाते हैं इसके रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे। Accepted, rejected. हाईएस्ट स्टेटस और लोएस्ट स्टेटस, ओके। लाइन लेवल पे इसमें इसमें एक और लाइन, होता था ना स्टेटस हाँ डिक्लाइन का ऑप्शन होता है, हाँ डिक्लाइन का ऑप्शन होता है। मेजरली ये दोनों ऑप्शंस यहाँ है, और डिक्लाइन का ऑप्शन तब इनेबल होगा जब किसी भी वेंडर के, जैसे वेंडर से कोटेशन तुमने मंगाया, तब कोई वेंडर, तुमने यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस 50 लिखा है, लेकिन अगर कोई वेंडर तुम्हें 100 बेच रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है उसका डिलीवरी टाइमिंग 1-1.5 महीने बाद का है, तो वो तुम्हें वाइबल नहीं है, तो तुम उस वेंडर को डायरेक्टली डिक्लाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम क्या मतलब नेगोशिएट करोगे उससे।
कितना नेगोशिएट करोगे? ना तो तुम डिलीवरी डेट्स की नेगोशिएशन 2 महीने पहले की तो नहीं कर सकते हो सकता है किसी ने 10 तारीख दी हो, तुम्हें 6 तारीख चाहिए, तो तुम नेगोशिएट करोगे कि 6 तारीख तक डिलीवर कर दो, बट 2 महीने बाद की डेट्स पे क्या 6 तारीख करोगे? तो उस केसेस में ऐसा होता है कि कुछ वेंडर्स की जो डील्स होती है वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती, तो वो तुम्हारे लिए वाइबल नहीं, तो तुमने डायरेक्टली डिक्लाइन कर दिया। तो वो डिक्लाइन का ऑप्शन भी होता है हमारे पास, वेंडर्स को डिक्लाइन करने का, वेंडर्स की कोटेशंस पे। जैसे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें कि जैसे जैसे एक और ऑप्शन होता है जैसे ऑल्टरनेट का, अलाउ अल्टरनेट ऑन रेस्पॉन्स लाइन्स। तो ये एक फीचर होता है जिसमें ऐसा होता है ये कैटेगरी बेस्ड बनता है। तो उसमें क्या होता है, जो कैटेगरी वाला पहले हमने बनाया था, तो कैटेगरी बेस्ड हम लोग रिक्वेस्ट को कोटेशन रेज करते हैं, तो वेंडर्स के पास ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे सपोज करो तुमने फोन ऑर्डर करना, फोन लेना है उस वेंडर से, तो तुमने 128 का, तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग तुमने अपना 128 लिख के भेजा, बट वेंडर उसमें होगा कि वेंडर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी तुम्हें ऐड करके दे सकता है, अगर ये इनेबल होता है तो वो भी ऑल्टरनेटिव भी वेंडर तुम्हें ऑफर कर सकता है। तो उसको अगर तुम ऑप्शन देते हो कि वो ऑल्टरनेट भी ऑफर करे तुम्हें, तो ये तुम इनेबल करके रखते हो। जब तुम स्टार्टिंग, ये सॉलिसिटेशन टाइप में होता है ये फीचर, तो जब हम सॉलिसिटेशन टाइप्स कॉन्फ़िगर करते हैं और कोई भी परचेज, ये रिक्वेस्ट कोटेशन अगर सॉलिसिटेशन टाइप उस पर्टिकुलर सॉलिसिटेशन टाइप के साथ बना होता है, तब ये ऑप्शन आता है कि अलाउ अल्टरनेट ऑप्शन ऑन रेस्पॉन्स लाइन। ये बहुत ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। बट सॉलिटेशन और इसमें लिंकिंग क्या है? सॉलिटेशन तो स्कोरिंग मेथड के लिए है। डिपेंड करता है वेंडर से रिलेटेड जो भी है, जो भी वेंडर्स को तुम डिटेल्स भेजो, अब उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स है उसमें। एक तो स्कोरिंग मेथड का है और एक ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस का है, तो ऐसे करके 2-3 फीचर्स उसमें होते हैं। हाँ, और एक और चीज, जितने भी हम लोग एक्शंस कोटेशंस पे ले रहे हैं, तो सभी के जर्नल्स बनते हैं। जैसे ही तुमने सेंड करा तो सेंड का जर्नल बनेगा, जैसे तुमने रिसीव करा तो रिसीव का जर्नल बनेगा, एक्सेप्ट करोगे एक्सेप्ट का जर्नल। जो भी एक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कोटेशन पे कर रहे हैं उन सबके जर्नल बनेंगे। तो तुम लोगों का टास्क ये है कि अब जितने भी स्टेप्स करोगे, सेंड किया और फिर चेक करोगे जितने तुम्हारे जर्नल्स बन रहे हैं, कौन सा जर्नल कब बन रहा है। ठीक है, ये तुम लोग चेक करके काउंटिंग मुझे बताओ। ओके। अच्छे, और इसका अग्रीमेंट बन गया होगा। ठीक, आई डोंट नो यहाँ से कैसे ये रेफरेंस देगा, बट मैंने मैन्युअली नेविगेट करा, तो एक बार मैन्युअली नेविगेट करके देखते हैं कि अग्रीमेंट बना है या नहीं बना। एग्रीमेंट बना है उसका, लेकिन ये रेफरेंस और मैसेज का कोई पॉपअप नहीं आया है। ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और तो मेरा अग्रीमेंट बना है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्वांटिटी कमिटमेंट का अग्रीमेंट बना है। 4 तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट क्वांटिटी होता है, और एक प्रोडक्ट वैल्यू होता है, एक वैल्यू कमिटमेंट, और एक प्रोक्योरमेंट वैल्यू। कैटेगरी का कुछ होता है ना। एक मिनट वो भी दिखाऊंगी। और इसका जो नॉर्मली स्टेटस है वो तुम्हें मैन्युअली स्टेटस इफेक्टिव करना होता है। ऑन होल्ड से इसके स्टेटस नोटिस कर लेना, क्लोज होगा तो क्लोज, उसके बाद ये अप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी परचेज ऑर्डर पे। प्लस इफेक्टिव होगा, हाँ तो ये वर्क करेगा, ऑन होल्ड होगा तो फिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नोटिस करना है इसकी डिटेल्स। आइटम नंबर टेबल एक्सपायरी एक्स। एक्सपायरी डेट के बाद तो हाँ, स्टेटस उसके बाद भी ऑटोमेटिक नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद तो वो तो आई डोंट नो ऑटोमेटिक चेंज ऑटो होता है, मे बी क्लोज होता ऑटोमेटिक होगा। क्लोज नहीं होता नहीं, है। इतना मैंने फॉलो अप नहीं किया इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, देख के बताऊंगी ये चीज।
इसको नॉर्मली ओवरराइड भी कर सकते हो कि डायरेक्टली डिफॉल्ट है क्वांटिटी बेस्ड बना है, पर ये 4 तरीके के बनेंगे, तो ये चारों में से तुम कोई सा भी बना सकते हो कि प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट वैल्यू। क्वांटिटी मतलब तुम अग्रीमेंट कर रहे हो अपने सेलर से कि वह पर्टिकुलर लाइक इस पर्टिकुलर आइटम की 100 क्वांटिटीज तुमसे बाय करना। और प्रोडक्ट वैल्यू में कि मैं 1 लाख रुपए का ये पर्टिकुलर माल तुमसे खरीदूंगा। कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू की जैसे स्टेशनरी हो गई, फुटवेयर हो गए या हैंडबैग्स हो गए, तो मैं उस चीज की उस पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू बताओगे कि स्टेशनरी 5 लाख की स्टेशनरी में तुमसे इस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में खरीदूंगा। तो ये कमिटमेंट तुम उससे करो। और एक होगा वैल्यू कमिटमेंट, जिसमें तुम सिर्फ वैल्यू डिफाइन करोगे कि मैं 5 लाख रुपए का खरीदूंगा, तुम चाहे जो भी बेच दो, मैं 5 लाख रुपए का तुमसे आइटम खरीद। तो वो एक अग्रीमेंट। ये 4 तरीके के अग्रीमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं कि बेसिक टाइप में डिफॉल्ट क्वांटिटी वाला ही बनाते हैं। इसको एक्टिव करती हूँ, एक बार इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, फिर तुम लोग रिवाइज कर लेंगे। परचेज अग्रीमेंट का नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए जब भी तुम पीओ क्रिएट करते हो, किसी से भी कुछ भी परचेज करोगे तो उसका परचेज अग्रीमेंट का नंबर तुम्हें देना पड़ेगा। और जिस वेंडर से तुमने ये डिटेल करी, एक मिनट, 0707। और परचेज अग्रीमेंट का नंबर, जो भी तुमने परचेज अग्रीमेंट बनाया है उसका नंबर दे दो। प्राइस ऑटोमेटिक फैच हो रही है अग्रीमेंट से। ओके, 40। और तुम्हारे अग्रीमेंट में भी 40 का ही डील था हमारा। 10 क्वांटिटी का 400 यूनिट प्राइस इज 40। तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इंडिविजुअली कल पूरा परचेज अग्रीमेंट पढ़ लेंगे, चारों टाइप के बता देंगे। ठीक है, फिर तुम लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुम पूछ इससे रिलेटेड। और अगर टायर्ड हो तो फिर थोड़ी देर गैप लेके फिर पूछ लो। एक बार अभी ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन आएगा हाँ फिर कुछ। हाँ, जो भी क्वेश्चन है वो तो बता। ठीक है, भावना, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं था? तो अभी आया एक तुम्हें बार समझ ट्राई में? करके देखूंगी, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पूछ लूंगी। तो तुम्हें समझ आया ना? हाँ।